नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप कम समय में बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप बहुत सारे कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं। सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए अर्थात थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो एक तरफ भूलते हैं और एक तरफ पढ़ते चले जाते हैं और दूसरी तरफ भूलते चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए सिस्टमेटिक वे से और उसी तरीके से उसी क्रम से नोट्स के माध्यम से रोज रिवीजन करिए। कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स को पढ़िए जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए। इस बात को समझिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और प्रश्न अगर जो गलत हो रहे हैं तो कहाँ से प्रश्न गलत हो रहे हैं, उन गलतियों में सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे एक्यूरेसी आपकी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती की बात करें तो प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं और आपको करंट की भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है। अगर जो इन सारे कंटेंट को आप ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं तो कहाँ से प्रश्न बनेगा भाई। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर जो बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है, अर्थात आपको केवल और केवल 1 टाइम फीस सबमिट करनी होगी और इसके बाद आप चाहें तो वर्तमान में या फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आती है और उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होता है आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से कोई भी फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। सो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सभी बैच उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, जेट का अलग बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है, मध्य प्रदेश में टेट के लिए और सेट के लिए अलग बैच मिल जाएगा, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए अलग बैच है, अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, डी एनबीएस, केबीएस सभी बैच आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो केवल आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए तो केवल इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि साम्य से क्या अभिप्राय है। अब अगर जो आप अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि या तो हम लोग उपभोक्ता के साम्य को पढ़ते हैं, या तो फर्म के साम्य को पढ़ते हैं, या तो उद्योग के साम्य को पढ़ते हैं। यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना। चलिए, तो बताइए साम्य का मतलब क्या होता है। साम्य को और किस नाम से जानते हैं, या किस शब्द साम्य के लिए और कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो संतुलन। ठीक है, संतुलन। अब बार बार आप कई सारी थियरी को पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था साम्य की स्थिति में विद्यमान है,
अर्थात अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में विद्यमान है। तो साम्य या संतुलन का मतलब क्या होता है? तो साम्य या संतुलन से अभिप्राय होता है कि अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तनहीनता की स्थिति होगी। अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा वस्तुओं की कीमतें ऊपर नहीं होगी या बहुत ज्यादा वस्तुओं की कीमतें कम नहीं होगी, अर्थात ना ही अर्थव्यवस्था में बहुत मुद्रास्फीति बढ़ेगा और ना ही मंदी आएगी। ठीक है, उस स्थिति में जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक है, अगर जो एज ए उपभोक्ता के बारे में बात किया जाए तो उपभोक्ता साम्य तभी प्राप्त करता है जब वो अपनी आय से वो अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर लेता है। उसके बाद अगर जो फर्म के संदर्भ में देखा जाए तो फर्म के संदर्भ में उस स्थिति में जब उत्पादन की लागत क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो जब किसी फर्म का या उद्योग का उत्पादन लागत न्यूनतम होता है तो वहीं पे फर्म क्या होता है? साम्य की अवस्था में होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ते हैं तो उसमें होता है ना कि जब किसी फर्म का औसत लागत अपने न्यूनतम बिंदु पे पहुंच जाता है तभी एक फर्म साम्य की स्थिति में पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है कि मांग वक्र क्या प्रदर्शित करता है? मांग वक्र क्या प्रदर्शित करता है भाई? तो अब देखिए, मांग वक्र मैं बार बार बोलता हूं कि आप इकोनॉमिक्स में किसी भी ग्राफ को मत देखिए। ठीक है, किसी भी ग्राफ को मत देखिए, खुद आप ग्राफ बनाने का प्रयास करिए, खुद से ग्राफ बनाने का प्रयास करिए। तो मांग आपने जब पढ़ा होगा तो जब आप मांग की अवधारणा को पढ़ते हैं तो वहां पे दो बातें आप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक ये पढ़ते हैं पहली कंडीशन में कि अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो आप उन वस्तुओं की मांग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, और ये आपके साथ होता है जब आप मार्केट में जाते हैं तो जब प्याज 80 रुपया पर केजी होता है तो प्याज थोड़ा कम आप खरीदते हैं, लेकिन प्याज वहीं अगर 10 रुपया पर केजी है तो प्याज आप ज्यादा खरीदते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्याज की कीमत ज्यादा होगी तो प्याज की मांग को आप कम कर देंगे। और वहीं दूसरी तरफ बात ये भी ठीक होती है कि अगर जो वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो उस वस्तु की मांग को आप बढ़ा देंगे। जब वस्तुएं आप जाते हैं मार्केट में और कोई वस्तु आपको सस्ता मिल जाती है तो आप उसकी मांग को बढ़ा देते हैं। अब मांग वक्र को देख लेते हैं तो इजी सी बात है कि मांग वक्र जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर जो वस्तु की कीमत 10 रुपया है, वस्तु की कीमत अगर जो मान लीजिए एक पेन है, पेन को मान लीजिए एक पेन है, इस पेन की कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये है। तो 10 रुपये जब इस पेन की कीमत है तो इस पेन को आप मान लीजिए कि इसका आप 8 यूनिट खरीद रहे हैं, 8 पेन खरीद रहे हैं, अर्थात 80 रुपये खर्च कर रहे हैं। लेकिन अब पेन की कीमत अगर जो बढ़ जाती है और पेन की कीमत क्या हो जाती है? 15 रुपये हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि पेन की कीमत जब 15 रुपये हो जाएगी तो अपने मांग को आप कम करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग में कमी आती है, यही तो हम लोग पढ़े। अब फिर क्या होता है कि अगर जो कीमत और बढ़ जाए 15 रुपये की बजाय, तो अब मान लीजिए कि 15 रुपये पेन की कीमत हो जाती है तो आप केवल और केवल 6 पेन की मांग करते हैं। वही दूसरी तरफ फिर मान लीजिए कि कीमतों में वृद्धि हो जाती है और कीमत अब 20 रुपया पर पेन हो जाता है तो आप पेन की कीमत को और कम कर देंगे और मान लीजिए कि यहाँ पे केवल और केवल आप 4 पेन की मांग करेंगे। तो इसका मतलब कि मांग वक्र क्या बताता है? मांग वक्र यही तो बताता है ना कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। इधर कीमत होता है और इधर वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है, मांग होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो आसान भाषा में समझ लीजिएगा कि मांग वक्र क्या बताता है। तो सबसे पहले समझिए कि मांग का नियम क्या कहता है। तो मांग का नियम ये बताता है कि अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग में लोग कमी कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप मार्केट जाते हैं जो वस्तुएं महंगी होती है उसको कम खरीदते हैं और जब वस्तु की कीमत में कमी आती है तो आप मांग को बढ़ा देते हैं। अर्थात मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। अब इसको वक्र के माध्यम से देखेंगे तो अगर जो किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो आप 8 वस्तु की मांग कर रहे हैं, लेकिन कीमत 10 रुपये के बजाय जब 15 रुपया हो जा रहा है तो आप केवल 6 वस्तु की मांग करेंगे और जब कीमत और बढ़ जा रहा है 20 रुपया हो जा रहा है तो आप केवल केवल 4 वस्तु की मांग कर रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु पर क्या असर पड़ेगा।
अब ये भी आसान सी बात है। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुओं को हम और किस नाम से जानते हैं? एक सेकेंड। पूरक वस्तुओं को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? कमेंट करके बताओ आप। पूरक वस्तुओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो पूरक वस्तु या इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? संयुक्त वस्तु के नाम से जानते हैं। संयुक्त वस्तु। तो पूरक वस्तु या संयुक्त वस्तु ऐसी दो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन होती हैं। पूरक वस्तुएं अर्थात संयुक्त वस्तुएं ऐसी दो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन होती हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल। एक सेकेंड। कार और पेट्रोल। एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, कार और पेट्रोल। तो मान लीजिए कि कार की, जैसे आपके पास केवल कार है, पेट्रोल नहीं है, तो क्या आप यात्रा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर जो आपके पास केवल पेट्रोल है, कार नहीं है, तो भी आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो ये यही होता है पूरक वस्तुएं, कि ऐसी दो वस्तुएं जो संयुक्त रूप से मिलकर के कार्य करें, उसे ही पूरक वस्तु कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर जो कार की कीमत में वृद्धि होती है, ठीक है, तो जब कार की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो लोग कार की मांग को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। जाहिर सी बात है, अभी तो आपने पढ़ा है मांग के नियम के अनुसार कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है। जब कार महंगा हो जाएगा तो बहुत सारे लोग कार नहीं खरीदेंगे, और जब लोग कार नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल क्यों खरीदेंगे? तो कार की मांग कम हो जाएगी तो पेट्रोल की भी मांग कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि दूसरे वस्तु की मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, अन्य बातें समान रहे, कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन को कहते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब मैं बार बार बताता हूं कि इस बात को जानते रहिए। मांग में विस्तार, मांग में विस्तार क्या होता है? मांग में कमी क्या होती है? या मांग में संकुचन क्या होता है? पहले संकुचन। मांग में संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। मांग में कमी, ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, मांग के विस्तार का मतलब ये होता है कि आपकी आय जो है वो क्या है? स्थिर है। आपकी आय जो है वो क्या है? आय स्थिर है, लेकिन वस्तु की कीमत में कमी आ जा रही है। तो जब वस्तु की कीमत में कमी आ जा रही है तो आप उसी आय से ज्यादा वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कि मांग में विस्तार हो रहा है। आपकी इनकम जो है, आय स्थिर रहेगी, लेकिन वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी। तो जब वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी तो अब ज्यादा वस्तुओं को आप उसी आय से ज्यादा वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो इसे मांग में विस्तार कहा जाता है। फिर मांग में संकुचन क्या होगा? तो यहाँ पे भी आपकी आय जो होगी वो स्थिर ही होगी, मतलब आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वस्तु की कीमतों में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। वस्तु की कीमत में क्या आ जाएगी? वस्तु की कीमत में वृद्धि आ जाएगी। तो अब आपकी आय स्थिर है लेकिन वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो गई, तो उसी आय से आप क्या करेंगे कि कम वस्तुओं को परचेज कर पाएंगे। तो उसे मांग का संकुचन कहा जाता है। फिर मांग में वृद्धि क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी आय में वृद्धि होगी। यहाँ पे क्या होगा? आपकी आय में वृद्धि होगी। एक सेकेंड। तो जब मांग में विस्तार या संकुचन की बात होगी तो आय स्थिर होगा, लेकिन मांग में वृद्धि का मतलब क्या होगा कि आपकी आय में वृद्धि है लेकिन वस्तु की कीमत स्थिर है। वस्तु की कीमत स्थिर है, तो अब आपके पास ज्यादा आय हो रहा है तो ज्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे, अर्थात मांग में वृद्धि हो रही है। और मांग में कमी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो आय है वो कम हो जा रही है और कीमत स्थिर है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी आय कम हो रही है और कीमत स्थिर है तो मांग में कमी आ जाएगी। तो इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये 4 प्रश्न में से एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछा जाता है कि मांग का विस्तार क्या होता है, मांग में संकुचन क्या होता है, मांग में वृद्धि क्या होता है और मांग में कमी क्या होता है।
तो एक लाइन में समझ लीजिएगा कि मांग के विस्तार का मतलब कि आपकी आय जो है वो स्थिर है, आय जो है वो स्थिर है और कीमत में कमी आ रही है। तो जब आपकी आय स्थिर है और कीमत कम हो रहा है तो ज्यादा वस्तुओं को आप परचेज कर पाएंगे, तो मांग का विस्तार हो रहा है। वहीं मांग का संकुचन, यहाँ भी आपका आय स्थिर होगा लेकिन अब यहाँ पे कीमत में वृद्धि हो जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि कम वस्तुओं को आप परचेज कर पाएंगे, तो उसे मांग में संकुचन कहा जाएगा। तो जब मांग और मांग में विस्तार और संकुचन की बात होती है तो आय जो होता है वो स्थिर होता है लेकिन कीमत परिवर्तनशील होता है। लेकिन वही मांग में वृद्धि की बात करें तो यहाँ पे कीमत स्थिर होता है और आय परिवर्तनशील होता है। अर्थात मांग में वृद्धि, जब आपकी आय में वृद्धि होती है तो कीमत में क्या आ जाती है, जब आपकी आय में वृद्धि होती है और कीमत सेम रहता है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा वस्तुओं को आप परचेज कर पाएंगे, जिसे मांग में वृद्धि कहा जाएगा। और मांग में कमी का मतलब क्या होता है कि आपकी आय कम हो गई लेकिन वस्तु की कीमत स्थिर है, तो अब कम आय से आप कम ही वस्तुओं को परचेज कर पाएंगे, तो इसे मांग में कमी कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अन्य बातें समान रहे, कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग के परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो कीमत में कमी आ रही है। तो कौन सा कंडीशन, यही वाला ना, पहला ही कंडीशन जो मैंने बताया था, ये वाला कंडीशन, ठीक है। तो मांग में विस्तार होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को अगर जो आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे ना, तो मैं सच में बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग एप्लीकेशन पे जरूर कॉन्सेप्ट को पढ़ा करिए। सारी थियरी आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाई जा रही है, इतने सारे लोग वहां पे पढ़ रहे हैं, उन लोगों को ये सारी बातें समझ में आती है, ठीक है। और बार बार आप रिवीजन करते रहा करिए, ये नहीं कि एक दो क्लास कर ले फिर छोड़ दें, रिवीजन करते रहा करिए। कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है सिंपल सटीक साधारण भाषा में। मुझे भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दिनों बाद इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उनका बेसिक ही तैयार नहीं है, तो बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। एप्लीकेशन पे कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट मैं खुद के द्वारा लिखा हुआ नोट्स भी आपको दे रहा हूँ ताकि आप नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पे देखिए गलती कहाँ और इसमें सुधार करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ दिया जा रहा है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर, और जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। तो देखिए तिर्यक मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन निम्न के कारण से होता है। तो तिर्यक मांग लोच जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं, वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, वहां पे या तो स्थापन्न वस्तु की बात होती है या तो वहां पे पूरक वस्तु की बात होती है। स्थापन्न वस्तु, आज ही मैं एप्लीकेशन पे इसको बता रहा था। स्थापन्न वस्तु जैसे क्या हो गया, चाय और कॉफी। स्थापन्न वस्तु क्या हो गया, जैसे चाय हो गया और कॉफी हो गया। चाय और कॉफी क्या है, स्थापन्न वस्तु है। तो अगर जो चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो लोग क्या करेंगे, चाय की मांग को कम कर देंगे। तो चाय की मांग को लोग कम कर देंगे तो कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे, ठीक है, कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे। तो दूसरी वस्तु के स्वभाव में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो दूसरे वस्तु की कीमत में परिवर्तन, दूसरे वस्तु के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सी वाले स्वभाव में परिवर्तन होगा, स्वभाव में थोड़ी होगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ जाएगा ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा, वस्तु का कीमत जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। अगला कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती या बढ़ती है तो मांग की तिर्यक लोच होगी, ठीक है, हाँ बी ही होगा। चलिए अच्छा, किसी प्रकार की वॉइस तो आपको नहीं मिल रही है ना, क्या उत्तर आ रहा है कि सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। मोहम्मद साहिद नूरी जी, सुभी जी, अक्षय जी, राधे कृष्णा जी, फरीन फातिमा जी, पिंकी जी, ठीक है, अफजल हसन जी, ठीक है, चंद्रबली प्रजापति जी, संजय बहादुर लाल जी, राधे कृष्ण जी, नीलम कुमारी जी, तस्नीम खान जी, चंद्रजीत यादव जी, ज्योति चौरसिया जी, सदानंद जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है।
अब देखिए, जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती या बढ़ती है तो उसे मांग की पीरियड लोच होगी, क्या ऋणात्मक होगी। तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ऐसा देखने को मिलता है पूरक वस्तु के संदर्भ में या संयुक्त वस्तु के संदर्भ में। ठीक है, वही मैं आप लोगों को बता रहा था कि पूरक वस्तुएं या संयुक्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन होती हैं, जैसे कि कार हो गया और पेट्रोल हो गया, कार हो गया और पेट्रोल हो गया। तो मान लीजिए कि अगर जो कार की कीमत में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जब कार की कीमत में वृद्धि होगी, जब कार की कीमत में वृद्धि होगी तो लोग कार की मांग को कम कर देंगे, और जब लोग कार की मांग को कम कर देंगे तो पेट्रोल कौन खरीदेगा, जब कार ही नहीं रहेगा तो पेट्रोल क्यों होगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता है, ये निगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, सैमुअल्सन के अनुसार मांग का तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र है। क्या उत्तर होगा कि सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र क्या है। तो सैमुअल्सन साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रकटित अधिमान, हाँ प्रकटित अधिमान सिद्धांत दिया था ना, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, क्या कहा था उन्होंने। ठीक है, ठीक है। तो प्रकटित अधिमान सिद्धांत या उद्घटित अधिमान सिद्धांत किसने दिया था, सैमुअल्सन ने दिया था। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था कि देखिए भैया, चूंकि अर्थव्यवस्था में असंख्य वस्तुएं हैं, लेकिन एक जो विवेकपूर्ण उपभोक्ता होता है ना, वो उसमें से उन वस्तुओं का चुनाव करता है जो वस्तुएं उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकती हैं या मैक्सिमम उपयोगिता देती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार संबंधी कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं, इसमें से कौन सा कथन गलत है। अब पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं। समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, मतलब एक जैसी वस्तु का उत्पादन होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद कीमत का निर्धारण कौन करता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग करता है। ठीक है, को कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग करता है। चलिए बताइए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि कीमत पर महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है, बिल्कुल नहीं भाई। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का ज्ञान सबको होता है, प्रचलित मजदूरी दर सबको पता है, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, मतलब रंग में, रूप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में वस्तुएं एक जैसी होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग करता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म कीमत ग्राही होती है, कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण जैसे गेहूं की मंडी हो गया, ठीक है, गेहूं की मंडी पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। अगला, अपूर्ण प्रतियोगिता से यह संबंधित नहीं है। अपूर्ण प्रतियोगिता से कौन सी बातें ठीक नहीं है, क्या उत्तर होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन नंबर, और जो लोग भी एप्लीकेशन पे कोर्स अभी परचेज कर रहे हैं, कृपया आप मुझे कॉल ना करिए, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ से कोर्स परचेज किया है वहीं पे जो नीचे नंबर आ रहा है, ये नंबर जो आ रहा है, इसका उसका कोर्स का स्क्रीनशॉट इस पर सेंड कर दीजिए। मैं आपको अभी बैच में ऐड आप हो जाएंगे, यहाँ से आपको
कॉल करके सारी चीजें बता दी जाएंगी 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। तो क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता से कौन सा संबंधित नहीं है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? ये अल्पाधिकार का ही एक विशेष अवस्था होता है और यहाँ पे समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, एक जैसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जैसे देखिए, अगर जो आप एक बार पढ़ लेते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, द्व्याधिकार क्या होता है, अल्पाधिकार क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, ये सारी चीजें अगर जो एक बार पढ़ लेंगे ना तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर जो कॉन्सेप्ट ही आप ठीक तरीके से नहीं पढ़े हैं तो इसमें आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। बहुत सारे लोग को तो ये भी नहीं पता चलता है कि ये पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है। इसलिए मैं आपसे इसीलिए बोलता हूं कि आप कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा करो। अगला प्रश्न है कि अल्पकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म क्या करती है? तो अब देखिए, अल्पकाल की बात हो रही है, एक होती है बात अल्पकाल और दूसरा होता है दीर्घकाल, एक होता है मध्यकाल। तो अल्पकाल का मतलब ये होता है कि 15 महीने के भीतर, 15 माह के भीतर की अगर जो बात हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? अल्पकाल बोलेंगे। और दीर्घकाल किसे बोलेंगे? दीर्घकाल तब बोलेंगे जब कोई कार्य 20 वर्ष से ऊपर के लिए हो रहा हो। ठीक है, 20 वर्ष के लिए, 20 वर्ष, जब 20 वर्ष से ऊपर के लिए हो रहा। तो अल्पकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म, तो अब पूर्ण प्रतियोगी फर्म मैंने बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है। लेकिन अल्पकाल के अंतर्गत एक जो फर्म होती है वो लाभ भी कमा सकती है, हानि भी हो सकता है, और ना ही लाभ और ना ही हानि की भी अवस्था हो सकती है। तो जैसे अगर जो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो ये जितनी भी कपड़ा बनाने वाली कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कपड़ा बनाने वाली, ये 20 साल से ऊपर से मार्केट में बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। लेकिन कोविड के समय में जब शॉपिंग मॉल बंद हो गए अल्पकाल के लिए, मतलब 1-2 साल के लिए जब शॉपिंग मॉल बंद हो गए, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हुई जिनको हानि बर्दाश्त करना पड़ा। बहुत बहुत लोगों को क्या हुआ कि हानि हुआ। इसी में कुछ लोग ऐसे थे जैसे जो सैनिटाइजर बनाते थे या जो मास्क बनाते थे, उनको लाभ भी मिला। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ग्रोसरी स्टोर वाले थे, अर्थात जो दूध बेचने वाला था, उसको ना लाभ और ना हानि की भी स्थिति हुई, क्योंकि दूध की का जो मांग था वो उसी तरीके से बना रहा। तो अल्पकाल में कोई एक फर्म लाभ भी कमा सकती है, हानि भी हो सकता है, ना लाभ और ना हानि की स्थिति हो सकती है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। लेकिन दीर्घकाल में फर्में हमेशा ही सामान्य लाभ कमाएंगी, अर्थात अगर जो 15 महीने की भीतर की बात होगी तो उसमें कोई कंपनी लाभ भी कमा सकती है, हानि भी हो सकता है, और वो न लाभ न हानि दोनों की स्थिति में रह सकती है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में, अर्थात अगर जो कोई फर्म 20 साल से ज्यादा उद्योग में है तो उसे हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ की ही प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न कि दीर्घकाल में साम्य की अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगी फर्में केवल, अब देखिए वही बात हो गई कि दीर्घकाल में, वही मैं बता रहा था। तो दीर्घकाल में, चूंकि दीर्घकाल में क्या होता है कि 20 साल से ऊपर की बात होती है। तो जैसे पार्ले जी कंपनी है, तो पार्ले जी 20 साल से ऊपर से लगा हुआ है ना मार्केट में। पार्ले जी का बिस्किट तो आप बचपन से खाते आ रहे होंगे। तो पार्ले जी 20 पहले भी था, आज भी है, और उसका उद्देश्य है कि वो आगे भी रहेगा। तो दीर्घकाल में जो फर्में होती हैं वो हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ ही कमाएंगी। क्यों? क्योंकि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अब फिर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के माध्यम से होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में होती हैं वो दीर्घकाल में हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ ही कमाती हैं। अगर जो पार्ले जी ये चाहे कि हम पार्ले जी बिस्किट 50 रुपए का बेच करके लाभ कमाए, अप्रत्याशित लाभ कमाए, तो कमा पाएगा क्या? नहीं कमा पाएगा। अगला प्रश्न, एकाधिकार। एकाधिकार क्या होता है? तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है
जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसी वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं जो आप एक ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं कि इस प्रकार की वस्तु का उत्पादन कोई और नहीं उत्पादित कर रहा है, तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो जो एक एकाधिकारी होता है ना, वो दो तरीके से कार्य करता है। पहला क्या करता है कि देखता है कि मार्केट में जितनी वस्तुओं की मांग है ना, उससे कम उत्पादन किया जाएगा, अर्थात मांग बहुत ज्यादा होगा और उत्पादन कम किया जाएगा, ताकि पूर्ति कम रहे। तो जब मांग ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगा, तो वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात वस्तु की कीमत को बढ़ा करके अपने अप्रत्याशित लाभ को अधिकतम किया जा सकता है। तो पहली स्ट्रेटजी एकाधिकारी की ये होती है। और दूसरी स्ट्रेटजी ये होती है कि एकाधिकारी ये देखता है कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं की मांग है, उसी के तदनुरूप पूर्ति को भी बढ़ाया जाए। मांग को भी बढ़ाया जाए, पूर्ति को भी, मांग बढ़ रही है तो उसी के अनुसार उत्पादन भी बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे कम मार्जिन पे ज्यादा वस्तुओं को बेच करके लाभ कमाया जाए। यहाँ पे कम वस्तुओं को बेच करके ज्यादा मार्जिन पे लाभ कमाता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा वस्तुओं को बेच करके कम मार्जिन पे लाभ कमाता है। तो वो दोनों कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों काम ये नहीं कर सकता है, एक समय पे एक ही कर सकता है। तो अपनी बिक्री तथा उत्पादन को बढ़ा करके वस्तु की कीमत को घटा सकता है, ये भी ठीक है, और अपनी बिक्री तथा उत्पादन को घटा करके वस्तु की कीमत को बढ़ा सकता है। अर्थात ये वाला जो कंडीशन है वो पहला कंडीशन है ये, और ये वाला जो कंडीशन है वो दूसरा कंडीशन है ये। तो दोनों, उपरोक्त दोनों, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि देयाधिकार विशेष अवस्था है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि देयाधिकार किसकी विशेष अवस्था है। क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोलेंगे जितने लोग। तो देखिए, देयाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे क्या होते हैं, दो उत्पादक होते हैं या दो विक्रेता होते हैं। अगर जो आपसे कोई पूछे कि देयाधिकार बाजार की कौन सी स्थिति होती है, तो बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाले दो होते हैं, दो विक्रेता होते हैं, दो विक्रेता। तो किसी वस्तु को बेचने वाले अगर जो दो विक्रेता हैं तो उसे देयाधिकार कहा जाएगा। और ये अल्पाधिकार की ही विशेष अवस्था होती है, क्योंकि जब हम लोग अल्पाधिकार पढ़ते हैं तो अल्पाधिकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं ना कि दो या दो से ज्यादा फर्म, बाजार की एक ऐसी अवस्था जिसमें दो या दो से ज्यादा फर्म होते हैं, इस बाजार की अवस्था को अल्पाधिकार कहा जाता है। या अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां पे दो या दो से ज्यादा फर्म विद्यमान होते हैं, 12 से कम फर्म विद्यमान होते हैं, कुछ फर्म विद्यमान होते हैं, थोड़े फर्म विद्यमान होते हैं। जब इन टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो ये अल्पाधिकार की बात यहाँ पे हो रही है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कि एक सेकेंड, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है, एकदम आराम से इस प्रश्न को दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों की जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको देखने को मिलेंगे, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट कराए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप बाद में जब चाहें, जितनी बार चाहें उतनी बार क्लासेस को ओपन करके देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ मैं आपको अपनी खुद के द्वारा लिखी हुई हैंड राइटिंग नोट्स दे रहा हूं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो कोई एक ऐसी किताब ले लिए हैं और बस उसको पन्ने पे पन्ने पढ़े जा रहे हैं। अगर जो एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो एक स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है, और
वो सभी स्ट्रेटजी मेरे द्वारा एक रणनीति के द्वारा ये सारी चीजें दी जा रही हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दीजिए, समझ पाइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, गलती जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, फिर उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। जिससे आप बोलते हैं ना कि सर प्रश्न तो आ रहे थे, पता नहीं कैसे गलत हो गए एग्जामिनेशन हॉल में, वो इसलिए गलत हो जाते हैं कि आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज दीजिए, समझिए, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे दिन प्रतिदिन आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराया जा रहा है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स दिया जा रहा है। केवल और केवल एक बार आपको फीस सबमिट करनी होगी, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपने कोर्स को चूज करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर लीजिए। कोई भी आपको इंक्वायरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और जब आप कोर्स परचेज कर लेते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे जरूर इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा, तो वहां पे सिस्टमेटिक वे से सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि सीमांत साधन लागत सदा औसत साधन लागत के बराबर ही होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अभी तो मैं बार बार आपको बता रहा था कि फर्म जो होती है वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती है, न कि कीमत को निर्धारित करने वाली। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग जो है वो कीमत का निर्धारण करता है। और ये जो उद्योग मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमत का निर्धारण करता है, इसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। ये रही आपकी फर्म। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त होता है, केवल उनसे नहीं जिनकी पूर्ति। क्या उत्तर होगा भाई? कौन है भाई? कौन बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है? हाँ? अरे भाई, ये सारे प्रश्न कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में बहुत आसान से दिखने वाले प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे लोग गलत करके आते हैं, है ना। जब भी मैं आप लोगों के सामने सेशन लेकर के आता हूं तो बहुत सोच समझ के प्रश्न को लेकर के आता हूं। आप बस पढ़ते रहिए, आप अपने पेपर में जब बैठिएगा आपको मैक्सिमम चीजें यही से मिल जाएंगी, बशर्ते आप एप्लीकेशन और यूट्यूब पे दोनों जगह ठीक से पढ़ते रहिए, है ना। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं पूर्णतः लोचदार, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त होता है, केवल उनसे नहीं प्राप्त होता है जिनकी पूर्ति क्या होती है? लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं यार आप लोग? क्या बात कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या बात हो रही है। ठीक, चलिए, कि प्रगतिशील कर प्रणाली वह है। प्रगतिशील कर प्रणाली क्या है? प्रगतिशील कर क्या होता है? जिसको कुछ नहीं आता है वही ज्यादा बताता है ना। जिसको कुछ नहीं आता इकोनॉमिक्स ज्यादा बताता है। लोग बताते हैं बड़ा डेंजर प्रश्न होता है। बीपीएससी का अभी रिजल्ट आया और बिहार से बहुत सारे लड़के, कम से कम बहुत सारे लड़के मुझे फ़ोन किए, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उन लोग का सिलेक्शन हुआ है, कल मैंने बताया था। और बिहार में पिछली बार 3.0 में जितने भी प्रश्न आए थे, इन सभी प्रश्नों को मैं हर सेशन में लगभग लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्याख्यात ही करता हूँ। अब अगर जो आप ही का दिमाग नहीं काम कर रहा है, उस चीज़ को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो बात अलग की है। थोड़ा दिमाग को दौड़ाइए। बीपीएससी 3.0 में लाइव स्टडी इलाहाबाद से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने चैनल पे भी डाला था। बशर्ते अब पूरा दिमाग ब्लैंक रखेंगे, पूरा एकदम दिमाग में कुछ चलाएंगे ही नहीं, तो बात तो खत्म हो जाएगी वहीं पे।
जितनी भी क्वेश्चन आए थे, जितने लोग भी यहाँ पे हैं, जो लोग भी पेपर देखे होंगे, उनको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी कि मैं हर रोज जितना भी सेशन लेता हूँ ना, वो उसमें उस पेपर में जितने भी प्रश्न है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्नों की वहां पे व्याख्या होती है और आसान से सेशन थे, बहुत बहुत आसान पेपर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि प्रगतिशील कर वह है। प्रगतिशील कर क्या होता है? प्रगतिशील कर क्या होता है? तो जैसे 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 कि मैं देख रहा हूं ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? CBD। इजी सी बात है भाई, इतनी गलती क्यों हो रही है? हाँ, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि प्रगतिशील कर वह कर प्रणाली होता है जिसके अंतर्गत आय की वृद्धि के साथ कर की दर में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, जिस अनुपात में आपके आय में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में कर की दरों में भी वृद्धि होती है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि बजट के घाटे तब उत्पन्न होते हैं जब सरकार के अनुमानित व्यय प्रस्तावित आय के बराबर होते हैं। चलिए थोड़ा बताइए। और देखिए, जितना आसान भाषा में मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स कराता हूँ ना, अगर जो आप इतने आसान भाषा में भी इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा आप मेडिटेशन करिए, थोड़ा अपने दिमाग के ऊपर काम करिए, क्योंकि यार अब इससे आसान कोई इकोनॉमिक्स नहीं समझा सकता है। ठीक है, इतना आसान तरीके से मैं सारी चीजों को बताता हूँ। अब जैसे देखिए, बजट के घाटे का मतलब क्या होता है? तो बजट का घाटा क्या होता है, ये बात मैं रोज आप लोगों को किसी न किसी तरीके से बताता हूँ कि बजटीय घाटा का मतलब क्या होता है। क्या होता है? तो जब सरकार की आय, ये क्या पूछ रहा है कि बजट के घाटे तब उत्पन्न होते हैं जब सरकार के अनुमानित व्यय प्रस्तावित आय से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अर्थात सरकार की आय कम होती है और सरकार जब व्यय अर्थव्यवस्था में ज्यादा करती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? बजट, घाटे का बजट बोलते हैं। और घाटे का बजट क्यों अपनाया जाता है? इसलिए अपनाया जाता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में होगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगा, और जब मांग भी बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा। तो मांग व पूर्ति जब दोनों बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और जब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश क्या करेगा? आर्थिक विकास करेगा। देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो क्या होगा? देश का आर्थिक विकास होगा। तो इसीलिए सरकार क्या करती है? घाटे का बजट लेकर के आती है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी सी बात है, घाटे के बजट का मतलब ये होता है कि सरकार को जो आय प्राप्त होता है। अब आपको पता होनी चाहिए कि सरकार आय कहाँ से प्राप्त करती है। तो सरकार कर के माध्यम से आय प्राप्त करती है या ऋण के माध्यम से। अब वो ऋण आंतरिक भी हो सकता है, अर्थात देश से भी ऋण सरकार ले सकता है, या बाह्य ऋण भी हो सकता है, विदेश से भी ऋण ले सकता है। सरकार व्यय कहाँ पे करती है? देश की आधारभूत संरचना को बेहतर करने के लिए, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, बिजली पे, इन सारी चीजों पे सरकार व्यय करती है, कल्याणकारी योजनाओं पे व्यय करती है। तो बजट के घाटे का मतलब ये होता है कि सरकार अपने आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में जब व्यय करती है तो उसे ही बजटीय घाटा बोलते हैं। और सरकार अमूमन ऐसा क्यों करती है? ऐसा इसलिए करती है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चलती हैं या अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ चली जाती है, तो सरकार घाटे का बजट लेकर के आती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो सबके पास पैसा जाएगा, सबके पास पैसा जाएगा, सबकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, सबकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो सभी लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे, सभी लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे तो मांग बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, पूर्ति भी बढ़ेगा। तो मांग व पूर्ति जब क्रियाशील हो जाएगा तो देश में उत्पादन का स्तर बढ़ने लगेगा, उत्पादन का स्तर बढ़ने लगेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी। अब इतना आसान भाषा में कौन बताएगा भाई इकोनॉमिक्स? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बजट के घाटे की पूर्ति निम्न तरीके से की जाती है। अब बजट के घाटे की पूर्ति मतलब फिर बजटीय घाटा का मतलब यही तो हो गया ना कि बजट में घाटे की पूर्ति मतलब सरकार क्या करेगी? सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय कर रही है। अब बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता होगा कि सर जी, सरकार ऐसा कैसे संभव है कि सरकार को 100 रुपये मिले और सरकार उससे ज्यादा व्यय करे? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि हम और आप
हम लोग क्या करते हैं कि पहले अपनी आय को देखते हैं कि महीने में हम लोग कितना कमाते हैं और उसके बाद व्यय करते हैं। तो एक व्यक्ति पहली अपनी आय को देखता है फिर व्यय करता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार पहले देखती है कि हमें अर्थव्यवस्था में कितना पैसा डालना है, हमको शिक्षा बेहतर करना है, स्वास्थ्य बेहतर करना है, परिवहन बेहतर करना है, हमको कल्याणकारी योजनाएं चलानी है, तो कितना पैसा हमको चाहिए, और उसी के आधार पर सरकार फिर आय अर्जित करता है, कर की दर को बढ़ा देता है, सरकार ऋण ले लेता है। तो ये बात को समझते रहिए, नहीं समझेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो बजट के घाटे को पूरा किया जाएगा। तो बजट का घाटा का मतलब कि सरकार अपने आय से ज्यादा व्यय कर रहा है। अर्थात ये कैसे कर सकता है, तो शुद्ध घरेलू पूंजी की प्राप्तियों से, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, शुद्ध विदेशों से भी वो ऋण लेता है, और बैंक से वो केंद्रीय बैंक के पास जाकर के भी ऋण ले सकता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, घाटे की वित्त व्यवस्था पूंजी निर्माण प्रायः होती है। चलिए, अरुण कुमार जी, कुलदीप कश्यप जी, पिंटू यादव जी, कांता प्रसाद जी, प्रियांशु जी, हलचल अंसारी जी, नविता भट्ट जी, राजेश कुमार सिंह जी, प्रियम मिश्रा जी, तस्नीम खान जी, अफजल हसन जी, फरीन फातिमा जी, नैना यादव जी, सुनीता गुप्ता जी, सभी लोगों से निवेदन है, बहुत तेजी से आप लोग का उत्तर आ रहा है। अतुल यादव जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब देखिए कितना आसान सी बात है कि घाटे की व्यवस्था, घाटे की व्यवस्था का मतलब क्या होगा कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय कर रहा है, अर्थव्यवस्था में अपनी आय से ज्यादा व्यय कर रहा है। मतलब सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा रहा है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा रहा है। अब मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब क्या हुआ, मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब ये हुआ कि सरकार मान लीजिए कि 10,000 करोड़ रुपए ऋण ले रहा है, आंतरिक और बाह्य दोनों ऋण ले रहा है, और ये 10,000 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में डालता है। सरकार सड़क बनवाता है, पुल बनवाता है। तो जब सरकार ये पैसा अर्थव्यवस्था में डालेगा तो ये किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगा, ये पैसा मजदूर के पास भी चला जाएगा। सरकार जेब में थोड़ी रखेगा, अर्थव्यवस्था में ही तो डालेगा। तो ये कुछ मजदूर के पास चला जाएगा, जहां से उत्पादन के साधनों को खरीदा जाएगा, वहां पे ये पैसा खर्च हो जाएगा। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में स्वतः ये 10,000 करोड़ रुपए प्रसारित हो जाएगा, तो सबके पास पैसा आ जाएगा। तो जब सबके पास पैसा आ जाएगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति जब बढ़ेगी तो सबके पास पैसा आ जाएगा, सबके पास पैसा आ जाएगा तो सबकी क्रय शक्ति में क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब आपकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आप वस्तुओं की मांग को बढ़ा देंगे, क्योंकि आपके पास तो पैसा आ गया है। तो जब पैसा आएगा तो आप वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे, और मांग को बढ़ाएंगे और मांग के अनुसार पूर्ति नहीं बढ़ेगा, अर्थात उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है। हम आप सैकड़ों वस्तुओं की मांग करते हैं, लेकिन क्या किसी एक वस्तु की पूर्ति अर्थात उत्पादन करते हैं क्या, नहीं करते हैं ना। तो मांग तो कोई भी बढ़ा देगा, तो मांग में वृद्धि हो जाएगी, पूर्ति कम हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाएगी। और जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाएगी तो हम कहेंगे कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इजी सी बात है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब यह होता है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा व्यय अर्थव्यवस्था में कर रही है, सरकार व्यय ज्यादा कर रही है, इट मीन्स की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है तो सबके पास पैसा आएगा, सबके पास आएगा तो सबकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, सबकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो सभी लोग वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे, मांग को बढ़ाएंगे लेकिन पूर्ति नहीं हो पाएगा, अर्थात उत्पादन नहीं होगा, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी तो महंगाई आ जाएगी। महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो घाटे की वित्त व्यवस्था प्रायः क्या होती है, स्फीतिकारी होती है। अगला, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। जितने लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे आप लोगों की क्लास होती है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आया कि मुद्रा के मूल्य का क्या अर्थ होता है। मुद्रा के मूल्य का क्या अर्थ होता है भाई, ऑप्शन नंबर डी सब बता रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बता रहे हैं, क्या ठीक बता रहे हैं, ठीक है, डी के अलावा कोई और है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि मुद्रा की इकाई की क्रय शक्ति, मुद्रा की इकाई की
इकाई की वह शक्ति जिसके द्वारा उपयोगी वस्तुओं की निश्चित मात्रा प्राप्त की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर जो 100 रुपए की कोई आप वस्तु खरीद रहे हैं तो या तो आप उसे एक 100 रुपए की नोट दें या आप उसे 10-10 रुपए की 10-10 रुपए की 10 नोट दें, ये भी तो है। तो 10 रुपए की नोट की क्रय शक्ति अलग है, 100 रुपए की नोट की क्रय शक्ति अलग है। उसके बाद क्रय शक्ति, ठीक है, बता ही दिया। वस्तुओं की वह मात्रा जो सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई के द्वारा विनिमय होती है, ठीक है। 10 रुपए आप मार्केट ले जाते हैं, 4 गोलगप्पे खा करके आते हैं, मतलब 4 गोलगप्पा आपको मिलता है, 10 रुपए आप उसको देते हैं, तो विनिमय ही तो हो रहा है ना। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला कि ग्राम स्तर पर ऋण किसके द्वारा वितरित होते हैं? ग्रामीण स्तर पे, ठीक है, ठीक है, ग्राम स्तर पर ऋण किसके द्वारा वितरित होते हैं? ग्रामीण स्तर पर ऋण किसके द्वारा वितरित होते हैं? ठीक है, अब ये पता होना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पे 3 प्रकार की साख समितियां पाई जाती हैं, ठीक है। सॉरी, ग्रामीण स्तर पे नहीं, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और भारत में जो कृषकों को ऋण दिया जाता है वो 3 स्तर पे दिया जाता है। ग्राम स्तर पे प्राथमिक कृषि एवं सहकारी ऋण समितियां होती हैं। ग्रामीण स्तर पे क्या होता है? प्राथमिक सहकारी, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को, ठीक है। ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि संबंधित सहकारी ऋण समितियां होती हैं। जिला स्तर पर केंद्रीय, ये भी याद रखिएगा, जिला स्तर पे लिख लीजिए, लिख लीजिए, बहुत लोग लिखते नहीं है। जिला स्तर पे केंद्रीय सहकारी समिति होती है। और राज्य स्तर पे क्या होता है? राज्य स्तर पे होता है राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, ठीक है। तो तीनों बात ध्यान में रखिएगा, ये तीनों में से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ग्राम स्तर पर ऋण किस समितियों के द्वारा वितरित किए जाते हैं किसानों को? तो प्राथमिक साख समितियों के द्वारा। जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी समितियों के द्वारा और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला लियोनतीफ विरोधाभास का संबंध है। लियोनतीफ विरोधाभास, तो अब लियोनतीफ विरोधाभास का जो संबंध है वो हेक्सचर-ओहलिन के सिद्धांत से संबंधित है। हेक्सचर-ओहलिन का सिद्धांत क्या बताता है? कहता है कि दो देश आपस में साधन भिन्नता के आधार पे व्यापार करते हैं। साधन भिन्नता में अंतर के कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं। और इसके अंतर्गत ये बताते हैं कि दो देश हैं और दो वस्तु का उत्पादन करते हैं। अब इनकी मान्यता को पढ़ेंगे तो दो देश हैं और दो वस्तु का उत्पादन करते हैं। दो वस्तु का उत्पादन करते हैं। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होगा कि दो वस्तु का उत्पादन, इसका मतलब क्या हुआ सर? तो इन लोगों ने जब अपनी थियरी दिया था ना, तो थियरी को आसान बनाने के लिए दो वस्तुएं ले लिया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन साधन है वो दो है। कौन कौन है? श्रम है और पूंजी है। श्रम है और पूंजी है। तो जिस देश के पास श्रम ज्यादा मात्रा में विद्यमान हो उसे श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात करना चाहिए। और जिस देश के पास पूंजी ज्यादा है उसे पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके इसका निर्यात करना चाहिए। तो लियोनतीफ साहब ने ये कहा कि जो अमेरिका है, अमेरिका जो है ये पूंजी प्रधान देश है, पूंजी प्रधान देश है। तो अमेरिका को पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कर इसका निर्यात करना चाहिए, ठीक है। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कर इसका निर्यात करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक और देश है जहां पे श्रम है, जैसे मान लीजिए भारत ही मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि भारत है, तो भारत में क्या पाया जाता है? भारत में श्रम ज्यादा पाया जाता है। तो भारत को श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए। अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं को निर्मित करके भारत में भेजना चाहिए और भारत को श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके अमेरिका को भेजना चाहिए। लेकिन जब लियोनतीफ साहब आते हैं
तो हेक्सर ओलिन की इस थियरी को का खंडन कर देते हैं। लियोनथिप साहब कहते हैं कि अरे भाई अमेरिका पूंजी प्रधान देश है, लेकिन फिर भी अमेरिका श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहा है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है। ठीक है, तो इसी के आधार पे इसे ही लियोनथिप विरोधाभास कहा जाता है, जिसे हेक्सर ओलिन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, विनिमय दर को ऊंचा टाकने का क्या अर्थ है? सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हो। विनिमय दर को ऊंचा टाकने का मतलब क्या होता है? सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। हाँ ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अवमूल्यन, तो याद रखिएगा ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि विनिमय दर को ऊंचा टाकने का अर्थ होता है मुद्रा का क्या? अधिमूल्यन। और विनिमय दर को नीचा टाकने का क्या मतलब होता है? विनिमय दर को नीचा टाकना। तो विनिमय दर को नीचा टाकना क्या होता है? तो विनिमय दर को नीचे टाकने का मतलब होता है क्या? विनिमय दर को नीचा टाकने का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन। अवमूल्यन। अब आपको पता होना चाहिए कि अवमूल्यन में क्या होता है कि मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है, जिससे निर्यात सस्ते हो जाते हैं, आयात महंगा हो जाता है। भुगतान असंतुलन की स्थिति में देश ऐसा करता है। कॉन्सेप्ट पढ़िए सर, कॉन्सेप्ट पढ़िए, बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट पढ़ना। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक कैसे काम सारा चलेगा। चलिए, और जो लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि प्रोफेसर पीटी वरन वरन होना चाहिए के अनुसार आर्थिक विकास का सर्व प्रमुख सूचक क्या है? बताइए भाई। नीलम सिंह जी, राजीव पाल जी, संजय कुमार जी, अफजल हसन जी, ज्योति चौरसिया जी, मालती सोलंकी जी, अंसारी जी, सुनीता गुप्ता जी, मोहम्मद साहिद नूरी जी, चंद्रबली जी, राजन सिंह जी, प्रियम मिश्रा जी, अरुण कुमार जी, अक्षय जी, रंजीत कुमार जी, नौसाद अली जी, चलिए, लाल बहादुर जी, राकेश विंद जी, विक्की जी, ठीक है, नैना यादव जी, सभी लोगों से निवेदन है, बबीता जी, सभी लोगों से निवेदन है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं। मोनिका सिंह जी, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए पहले। ठीक है, शिवांश जी, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि प्रोफेसर पीटी वरन ने कहा था कि अगर जो कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है तो इसका सर्वश्रेष्ठ सूचक है कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होनी चाहिए। तो अगर जो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है तो हम कहेंगे कि वो देश आर्थिक विकास कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नेल्सन के निम्न स्तर संतुलन ट्रैप के सिद्धांत में 3 समीकरण प्रस्तुत किए गए, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बेसिकली आपको बताना है। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है सर। मेहनत करिए, अपने ऊपर काम करिए, है ना, अपने ऊपर काम करिए। आप ठीक रहेंगे तो पूरी दुनिया ठीक रहेगी। आप पूरी दुनिया को खुश करने के प्रयास में अपनी जिंदगी की खुशी को खो देंगे। पूरी दुनिया को खुश करने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी की खुशी को क्या कर देंगे? खो देंगे। तो ऐसी स्थिति में अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, प्रयास करिए। वैसे भी बेरोजगारी की अवस्था में आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं, बस भैया भाभी कह के पीछे पीछे ही घूम सकते हैं, किसी दूसरे के कार में जा कर के बैठ के उसको शॉपिंग करा सकते हैं, है ना। तो जब तक बेरोजगार हैं तब तक आप क्या कर पाएंगे? समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पैसा कमाइए, मेहनत करिए, पहले सफल होइए, उसके बाद पूरा समाज आपको अपना लेगा। लेकिन बेरोजगार रह जाएंगे तो आने वाले कुछ सालों के बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि नेल्सन ने निम्न स्तर संतुलन ट्रैप के सिद्धांत में 3 समीकरण प्रस्तुत किए।
इसमें से कौन सा समीकरण नहीं था, है ना। शादी विवाह में देखते हैं ना, जब शाम को गुलाब का फूल आता है तो सभी लोग क्या करते हैं कि आनंदित होते हैं, सुगंधित होते हैं, सुगंध लेते हैं उन फूलों का। लेकिन वही फूल जब उसका काम खत्म हो जाता है तो क्या होता है, वो सुबह में चला जाता है कचड़े के डिब्बे में। वही समाज की स्थिति है। जब तक समाज को लगता है कि आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे, तब तक समाज झूठा प्रलोभन आपको देकर के खुश रखने का प्रयास करेगा। लेकिन जिस दिन उन लोगों को लग जाएगा कि भैया अब तो इनसे कोई मतलब ही नहीं रहा, उस दिन वही कूड़े वाली बात हो जाएगी। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इतना ध्यान दीजिए कि दूसरे पे, जैसे बहुत सारे मैं बच्चों को देखता हूँ जो तैयारी करते हैं, वो इस फिराक में रहते हैं कि हम किसी अमीर व्यक्ति से अपना परिचय बनाए रहेंगे तो उनका कार मिल जाएगा या उनका बाइक मिल जाएगा। अरे भाई 6 महीने साल भर मेहनत कर दो, जितना कार मन करे जितना बाइक मन करे खरीद लेना, ठीक है। 60-70 हज़ार रुपये सैलरी होगी, 70 हज़ार रुपये में बाइक आपकी मिल जाएगी, हर महीने बाइक खरीद सकते हो। क्या उत्तर होगा भाई? कि नेल्सन ने निम्न स्तर संतुलन ट्रैप के सिद्धांत में 3 समीकरण प्रस्तुत किए, इसमें से कौन सा ठीक नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं कि पूर्ण रोजगार का समीकरण, तो नेल्सन साहब ने पूर्ण रोजगार के समीकरण को प्रस्तुत नहीं किया था। इन्होंने आय के निर्धारण का समीकरण, निवेश समीकरण और जनसंख्या के समीकरण को दिया था। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए मैं बोलता हूं कि आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास के किस मॉडल पे आधारित है। और एक बात और है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एडमिशन लेना होता है तो 500 बार कॉल करते हैं। अरे भाई, आप एक बार एडमिशन ले लेंगे, आप लोगों की फीस केवल और केवल 2,000 रुपये है। तो जब एक बार आप एडमिशन लेंगे ना तो आप अपने आप को फंसा लेंगे। फंसाने का मतलब क्या कि सर एप्लीकेशन पे क्लास लेने वाले हैं तो अब क्लास को पढ़ना है। आप एक रूटीन में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का तो रूटीन ही नहीं है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कब पढ़ना है, कोई रूटीन नहीं है। लेकिन जब आप एक बार एडमिशन ले लेंगे, एक बार एप्लीकेशन पे पैसा दे देंगे, फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप आएंगे, ठीक है सर लाइव आने वाले हैं, आकर के पढ़ेंगे, रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ आपको बेहतर होगा। और 2,000 रुपये फीस है यार, एक बार नौकरी मिल जाएगी तो आपके महीने की सैलरी 50,000 से ऊपर होती है, तो उसकी अपेक्षा फीस तो कुछ नहीं है, ना के बराबर है। 200 से ज़्यादा मैं क्लास आपको देता हूँ, 10 रुपया पर लेक्चर भी नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करके परेशान भी कर देते हैं, 500 बार कॉल करते हैं सर। अब अलग अलग प्रकार की बातें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत की निम्न पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास के किस मॉडल पे आधारित है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि सर प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेट डोंगर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी मालनोबिस मॉडल, उसके बाद आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, फिर बताइएगा कमेंट करके आप मुझे। उसके बाद आपको योजना अवकाश याद आना चाहिए, 1966 से लेकर के 1969 याद आना चाहिए आपको। उसके बाद आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, 20 सूत्री कार्यक्रम इसमें उन्होंने चलाया था। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना मूलर मॉडल पे आधारित था। उसके बाद आपको फिर 2 योजना अवकाश याद आ जाना चाहिए, 1990 से 1992 का। उसके बाद आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें मानव पूंजी के विकास पे बल दिया गया था, मूलर मॉडल। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास, और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना उच्चतर समावेशी विकास। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, सहसंबंध का क्या अभिप्राय है। खूबसूरत सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है कि सहसंबंध क्या क्या अभिप्राय है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। ठीक है, अब सहसंबंध देखिए 2 प्रकार का होता है, ठीक है। सहसंबंध क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ऋणात्मक सहसंबंध। सहसंबंध तो ठीक है, तो सहसंबंध क्या बताता है, 2 चरों के मध्य
संबंध को बताने दो चरों के मध्य संबंध को बताता है। सहसंबंध क्या बताता है? दो चरों के मध्य संबंध को बताता है। जैसे दो चर हैं, जैसे मान लीजिए कि वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो जब वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु की मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अर्थात एक सहसंबंध क्या बताता है? दो चरों में फलनात्मक संबंध को बताता है। अर्थात दो चर कौन से? एक चर कीमत है, तो अगर जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं तो मांग में कमी आएगी। तो इजी सी बात है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है तो मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम लोग ऋणात्मक सहसंबंध बोलेंगे। और धनात्मक सहसंबंध का मतलब क्या होता है कि जब आपकी आय में वृद्धि होगी तो आप वस्तुओं की मांग को भी बढ़ा देंगे, तो ये होता है आपका धनात्मक सहसंबंध। तो सहसंबंध दो चरों के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। जैसे कि दो चर कौन से हुए? एक कीमत हो गया और दूसरा मांग हो गया। तो अगर चर का मतलब जिसका मान हमेशा परिवर्तित होता रहे, तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें भी तो हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, मांग भी तो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो अगर जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आती है तो मांग में कमी आएगी। ये ऋणात्मक सहसंबंध को बताता है। और धनात्मक सहसंबंध मतलब आपकी अगर जो आय में वृद्धि होती है तो आप अपने मांग को भी बढ़ाते हैं, तो ये धनात्मक सहसंबंध होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं कि चरों के परस्पर निर्भरता का पाया जाना, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि अर्थशास्त्री निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा सही मानते हैं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? सेशन में मजा आना चाहिए, ठीक है? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि देखिए जितने भी अर्थशास्त्री हुए, चाहे वो क्लासिकल अर्थशास्त्री हुए, चाहे नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुए, सॉरी, चाहे जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जिसे क्लासिकल अर्थशास्त्री भी बोलते हैं, चाहे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुए, चाहे नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुए, चाहे आधुनिक अर्थशास्त्री हुए, जितने भी अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा कि एक उपभोक्ता जो होता है ना, वो हमेशा और हमेशा बाजार में विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। विवेकपूर्ण मतलब कि जो उपभोक्ता के पास आय होती है उस आय को वो इस प्रकार से खर्च करता है ताकि वो अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर ले, ठीक है? अपनी उपयोगिता को वो क्या कर ले? अधिकतम कर ले। तो आपके पास भी, आप सभी लोगों के पास जितना भी पैसा होगा उस पैसे को आप इसी तरीके से तो खर्च करते हैं कि जितनी आपके लिए उपयोगी चीजें हैं उसकी पूर्ति आप कर लें। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है। पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण क्या है? ठीक है, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, भारी पेदी वाला जहाज। अब देखिए पीगू साहब ने क्या कहा था? पीगू साहब ने क्या कहा था? हाँ, पीगू साहब ने क्या बोला था? तो पीगू साहब ने साम्य की अवधारणा दिया था, और साम्य की अवधारणा देते हुए उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं होती है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बेरोजगारी नहीं होती है। बेरोजगारी एक असामान्य दशा होती है, और अगर किसी कारणवश बेरोजगारी में वृद्धि आ जाती है तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया स्वतः क्रियाशील हो जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में आ जाएगा, अर्थात स्थिर साम्य की स्थिति में आ जाएगा। जिस तरीके से भारी पेदी वाला जहाज, कि अगर जो समुद्र में भारी पेदी वाला जहाज है और किसी कारणवश उसमें गड़बड़ी आता है, थोड़ा बहुत असंतुलन क्रिएट होता है, तो बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया स्वतः ही प्रारंभ हो जाएगी ताकि अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में आ जाए। अगला प्रश्न है कि यदि कीमत मांग की लोच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा पी अपान पी हो तथा डेल्टा एक्स अपान एक्स का मान 0 हो तो कीमत मांग लोच क्या होगा? ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई?
ऑप्शन नंबर ए, बी। लाइक और शेयर करते रहो आप लोग। देखिए अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पढ़ना, दो बातें आपको जानना जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। अगर जो कोई आपसे ये कहे कि 0/1 कितना होता है, तो 0/1 कितना होता है सर? अगर जो कोई आपसे ये कहे कि 0/1, तो 0/1 कितना होता है? 0/1, 0/1 कितना होता है? तो ये तो होता है 0। ये पहली बात। लेकिन दूसरी बात, अगर जो मैं आपसे पूछूं कि 1/0 कितना होता है, तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं। तो ये होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो 0/1 0 होता है और 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इस बात को समझिए। अब यहाँ पे आप रखिए कि डेल्टा एक्स अपान एक्स अपान डेल्टा पी अपान पी। तो अगर जो डेल्टा एक्स अपान एक्स का मान 0 है, अर्थात क्या है कि डेल्टा डेल्टा ये क्या बता रहा है? डेल्टा एक्स अपान एक्स पूरे का अपान डेल्टा पी अपान पी, और इसका मान क्या दे दिया गया है कि डेल्टा एक्स अपान एक्स 0 हो गया। तो जब ऊपर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन रट्टा मत मारिएगा कि इसका उत्तर शून्य ही होगा, क्योंकि कभी कभी डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा पी अपान पी दे देता है। कभी कभी क्या करता है कि डेल्टा पी अपान पी का पी इज इक्वल टू 0 दे देता है। तो जब डेल्टा पी अपान पी इज इक्वल टू 0 दे देगा, तो ऐसी स्थिति में उत्तर इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसका उत्तर इनफाइनाइट हो जाएगा। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि मांग की लोच औसत आय और सीमांत आय के बीच संबंध को निम्नलिखित सूत्रों से दिखाया गया है। ये भी आसान सी बात है कि E इज इक्वल टू ए आर अपान ए आर माइनस एम आर। ए आर को किससे इंडिकेट करते हैं? ए आर क्या है? तो ए आर जो है वो औसत आय को दिखाता है, औसत आय। और एम आर क्या है? एम आर क्या है? तो एम आर सीमांत आय है, सीमांत आय। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ई क्या बताता है? लोच को बताता है। तो कभी कभी ऐसे दे देता है आपके पेपर में कि औसत आय अपान औसत आय माइनस सीमांत आय, सीमांत आय। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, ब्याज तरलता परित्याग का प्रतिफल है। खूबसूरत सा प्रश्न है। ब्याज तरलता परित्याग का प्रतिफल है। जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, एक का नाम है, मान लीजिए कि एक का नाम है रोहन और दूसरा का नाम है मोहन। ठीक है, तो रोहन जो है वो ऋणदाता है, अर्थात ऋण देने वाला, ऋणदाता। और मोहन जो है वो ऋणग्राही है, अर्थात ऋण को प्राप्त करने वाला, ऋणग्राही अर्थात ऋण को प्राप्त करने वाला। तो अगर जो रोहन के पास 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए रोहन के पास है, और मोहन ने कहा कि ए रोहन, तुम ऐसा करो कि हमको 1,00,000 रुपया दे दो। तो रोहन जो है वो मोहन को 1,00,000 रुपए 1 साल के लिए उधार दे देता है। 1,00,000 1 साल के लिए क्या कर देता है? 1 साल के लिए उधार दे देता है। तो जब ये रोहन मोहन को 1,00,000 रुपया 1 साल के लिए उधार दे दिया, तो इस 1,00,000 रुपए के प्रयोग से रोहन 1 साल के लिए वंचित हो गया, क्योंकि 1,00,000 रुपया तो अब मोहन के पास चला गया। तो ऐसी स्थिति में जो रोहन ने अपने 1,00,000 रुपए का परित्याग किया है 1 साल के लिए, उसी के प्रतिफल के रूप में ही मोहन क्या करेगा? इसको ब्याज देगा। और ये बात कौन बताता है? ये बात बताते हैं किंस साहब। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला, कि बाजार कीमत होता है। बाजार कीमत क्या होता है? बाजार कीमत क्या होता है सर? ठीक है,
क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, चलिए, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि अल्पकालीन संतुलन कीमत, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और अल्पकालीन संतुलन कीमत ये क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता है कि वो उत्पादन के साधनों को परिवर्तित कर सके, अर्थात मुद्रा की अर्थात उत्पादन की पूर्ति को वो बढ़ा सके। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बाजार की पूर्ति में जब परिवर्तन करना संभव नहीं हो तो उसे ही बाजार कीमत कहते हैं। ठीक है, तो बाजार कीमत का मतलब क्या होता है कि बाजार के पूर्ति में परिवर्तन संभव नहीं, परिवर्तन संभव नहीं हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? बाजार कीमत कहते हैं। जैसे मछली की मंडी, जैसे मछली की मछली मंडी। तो देखिए, एक मछली बेचने वाला व्यक्ति होता है, वो शाम को 4-5 बजे तालाब में जाता है, तालाब से मछली निकालता है और 5-6 बजे से लेकर के 9 बजे तक वो मछली को मार्केट में बेचता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी दिन मौसम बढ़िया बन जाता है और मछली उसकी पूरी बिक जाती है, उस विक्रेता की पूरी मछली बिक जाती है, तो मान लीजिए कि किसी दिन बढ़िया मौसम बन जा रहा है और मछली खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसकी मछली मान लीजिए कि 7 बजे तक बिक जा रही है, 5 बजे बेचने बैठा, 7 बजे तक बिक गई, तो अब वो 7 बजे से दोबारा पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर सकता है। वो फिर 7 बजे से तालाब जा करके मछली की मात्रा फिर मार्केट में ला नहीं पाएगा। क्यों नहीं ला पाएगा? क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं है। जब वो मार्केट से तालाब जाएगा, मछली मारेगा, तब तक पता चले कि मार्केट ही बंद हो जाएगी। तो बाजार कीमत वह होता है जब बाजार की पूर्ति में थोड़ा भी परिवर्तन संभव नहीं होता है, और ये ऐसा अल्पकाल में ही देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत औसत स्थिर लागत बच्चों वाला प्रश्न है। औसत स्थिर लागत बच्चों वाला प्रश्न है। अगर जो आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भाई इसकी लंबी चौड़ी थियरी होती है, कैसे इसको एक लाइन में बताया जाए। देखिए, जब कोई फर्म अनुभवहीन होता है तो शुरू शुरू में उसे क्या होता है कि उत्पादन के साधन जो वो इकट्ठा करता है, वो उत्पादन के सभी साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाता है। जैसे कि आप चाय बनाने के लिए एक दुकान मान लीजिए खोलना चाहते हैं, तो आप गैस खरीदेंगे, चाय पत्ती खरीदेंगे, चीनी खरीदेंगे, सब सारी व्यवस्था कर लेंगे, दुकान खरीद लेंगे, लेकिन क्या एक ही दिन में 1000 कप चाय आपका बिक पाएगा? नहीं बिक पाएगा ना। 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे और पता चले कि 10 लोग चाय पीने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप दुकान चलाने लगेंगे और आपको अनुभव मिलता चला जाएगा, जैसे जैसे आपको अनुभव मिलता चला जाएगा, वैसे वैसे चाय की मात्रा को आप बढ़ाते चले जाएंगे, और फिर अब दोबारा तो आपको गैस खरीदना नहीं है, दोबारा तो आपको सारी सेटअप को बनाना नहीं है। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे औसत लागत में क्या आने लगेगी? कमी आने लगेगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ औसत स्थिर लागत में क्या आती है? कमी आने लगती है। और जहां पे किसी फर्म का या किसी उत्पादक का औसत लागत न्यूनतम बिंदु पे आ जाता है, वहीं पे वो संतुलन की स्थिति में विद्यमान हो जाता है। अगला प्रश्न, चेम्बरलिन के विचार में श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर, हाँ क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, ट्रिकी प्रश्न है। ठीक है, हाँ क्या उत्तर आ रहा है?
चेम्बरलिन साहब कहते हैं कि श्रमिकों का शोषण होगा। श्रमिकों का शोषण होने का मतलब यह है कि श्रमिक जितनी मजदूरी का हकदार है उतनी मजदूरी उसे नहीं मिल रहा है, ठीक है। अर्थात चेम्बरलिन के विचार में श्रम का शोषण तब उपस्थित होगा जब श्रम की मजदूरी दर सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो जाए, मतलब जितना श्रमिक उत्पादित कर रहा है उसकी एवज में उसे बहुत कम मजदूरी दी जाए। पता चले हजारों रुपए की वस्तु का वो उत्पादन कर रहा है और आप उसे पकड़ा दे रहे हैं 50 रुपये, तो ऐसी स्थिति में उसकी सीमांत आगम उत्पादकता के आधार पर आप उसे मजदूरी थोड़ी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना। तो क्या होगा, यहाँ पे श्रमिकों का शोषण होगा। चेम्बरलिन साहब ने ये बात कही थी। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में श्रम का शोषण मौजूद नहीं होता है। यहाँ पे एक श्रमिक अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी प्राप्त करता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। और देखिए, जो लोग भी अभी तक इकोनॉमिक्स पे कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए। अगर जो आप सिस्टमेटिक वे से मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहेंगे और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है एप्लीकेशन पे। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कंफ्यूजन की स्थिति में आप बराबर बने रहते हैं, भ्रांति की स्थिति में आप हमेशा बने रहते हैं। तो कंप्लीट आपको वहाँ पे कोर्स पढ़ाया जा रहा है, आराम से पढ़िए, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट देकर के अपना इवेल्युएशन करिए, गलतियों को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर आते हैं और आपको यहाँ पे करंट भी करवाया जाएगा। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोर्स डायरेक्ट परचेज करिएगा तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो ऑप्शन नंबर ठीक, ए बी सी। तो ए बच्चों वाली बात है ना कि रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने पे भूमि की कीमत अर्थात लगान क्या होगा, बढ़ जाएगा। उपज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो भूमि ज्यादा उर्वरक है। तो रिकार्डो साहब कहते हैं ना कि जो भूमि जितना उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी। तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा उर्वरक भूमि होगी वो क्या देगी, ज्यादा लगान देगी। इजी सी बात है कि यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो क्या क्या होगा, बेसिकली आपको बताना है। ठीक, सी बोल रहे हैं तो इजी सी बात है। अगर जो किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है तो जब उस वस्तु की मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उसका मूल्य भी तो बढ़ेगा ना। जब मांग बढ़ेगा तो उसका मूल्य भी तो बढ़ेगा ना। अब कुछ लोग को नहीं पता है कि कैसे बढ़ेगा। अरे भाई, मांग बढ़ेगी तो मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है, लेकिन उत्पादन कोई भी कर सकता है क्या, पूर्ति कोई भी कर सकता है क्या? आपके घर में चद्दर की मांग होती है ना? जो बेडशीट आप बिछाते हैं अपने घरों में, वो उसकी मांग तो सबको है ना, जिसका घर बन रहा है सबको है। लेकिन क्या कोई एक बंदा या कोई एक लड़का या कोई एक लड़की या कोई एक महिला या कोई एक पुरुष, किसी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्या कोई एक लोग आपके जानने पहचानने में भी बेडशीट बनाते हैं? कोई बनाता है क्या? नहीं बनाता है। तो जब मांग ज्यादा हो जाएगी, पूर्ति कम हो जाएगा, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। इजी सी बात है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हो रही है तो उत्पादकता में वृद्धि तभी तो होगी ना जब वस्तुओं की मांग हो रही है। मांग होगी तभी तो उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, अर्थात पूर्ति को बढ़ाया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, किन्स का रोजगार सिद्धांत बचत एवं विनियोग फलन को ब्याज की दर के सापेक्ष कैसा मानता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई?
पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो यार, इतने सारे लोग आप लोग क्लास देख रहे हो, लोग अप्रोक्सीमेटली 100 लोग क्लास देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइक की संख्या देखिए बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है, एक बार आप वीडियो को कृपया करके पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, और लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं वहां पे रोज क्विज कराने वाला हूँ, ठीक है, रोज मैं वहां पे आप लोगों को एमसीक्यू कराने वाला हूँ, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी जितने बोलेंगे, क्यों सी बोलेंगे? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब किन साहब को अगर जो आपने पढ़ा होगा तो किन साहब जो कहते हैं कि बचत और विनियोग आय का फलन होता है, बचत और विनियोग आय का फलन होता है, अर्थात आय जो होता है वो क्या होता है, वो उपभोग प्लस बचत के बराबर होता है, और ये जो बचत होता है ना वही निवेश होता है, बचत ही क्या होता है, निवेश होता है, ठीक है। अर्थात अगर जो कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है तो 80 रुपये का उपभोग कर लेता है, तो जाहिर सी बात है कि 20 रुपये का बचत करेगा, और ये जो 20 रुपये का ये बचत कर रहा है ना, यही 20 रुपये का ये निवेश करेगा, यही बात किन साहब कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात किन्स का रोजगार सिद्धांत बचत तथा विनियोग को आय का फलन मानता है, ब्याज का फलन नहीं मानता है। जबकि कौन ब्याज का फलन मानता है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगला, अल्पाधिकार बाजार में पाया जाता है, अल्पाधिकार बाजार में पाया जाता है। अल्पाधिकार बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, या 2 से ज्यादा फर्में होती हैं, 10 या 12 से कम फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, कुछ फर्में होती हैं, तो इसे ही तो अल्पाधिकार बाजार बोलते हैं। अल्पाधिकार में ही कार्टेल का निर्माण होता है, कार्टेल स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, और कोई सर? बच्चों वाली बात है भाई, जब कुछ फर्में हो, थोड़ी फर्में हो, 2 से ज्यादा फर्में हो, 10 से कम फर्में हो। अगला, कि सामान्यतः दीर्घकाल में एकाधिकारी को सदैव अति सामान्य लाभ मिलता है, ऐसा क्यों होता है? चलिए, ऐसा क्यों होता है? कल क्या किया जाए, एक महामैराथन की प्रीमियर क्लास लगा दूं? कल महामैराथन की एक प्रीमियर क्लास लगा दूं? अगर जो आप लोग बताइए तो मैं कर दूं। ठीक है, या प्रीमियर नहीं, बस एक नॉर्मल सी क्लास लगा दूं? तो क्या उत्तर आ रहा है? ये बोल रहे हैं सभी लोग, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि देखिए सर, दीर्घकाल में कोई एकाधिकारी तभी रह पाएगा जब कोई अन्य फर्म उस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन ना करे। जैसे रेलवे है, तो रेलवे एकाधिकारी है, क्योंकि अगर जो आप चाहें कि ट्रेन आप खरीद लें, आम जनता ट्रेन खरीद ले तो नहीं खरीद पाएगा। आप चाहें कि आप ट्रेन की पटरी बिछा दें तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दीर्घकाल में एकाधिकारी अति सामान्य लाभ तभी कमाएगा जब फर्मों के प्रवेश पे प्रतिबंध हो जाएगा। अरे नहीं, कल नहीं वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने कल मैं 6 बजे से क्लास लगाऊंगा, कल मैं 6 बजे से क्लास लगाऊंगा, महामैराथन की एक क्लास लगा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके आप बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हो गए। और आप लोगों की लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होती है, जहां पे इकोनॉमिक्स को सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में एक स्ट्रेटेजी के तहत आपको सारी कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं, और सभी बैचेज आपको आपके सिलेबस के अनुसार ही इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं।
जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी की क्लास होती है। थियरी की क्लास होती है। इस मुझे भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाता हूँ, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते नहीं है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और कहते हैं कि सर हमको जो प्रश्न आ रहा था वो भी प्रश्न गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने उस तरीके से अपने आप को कभी प्रिपेयर ही नहीं किया। तो आप टेस्ट दीजिए, देखिए जहाँ पे गलती हो रही है उस गलती को सुधारिए। अगला प्रश्न अगला आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाए जा रहे हैं। सब कुछ आपको ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे कवर कराया जा रहा है एक स्ट्रेटजी के मुताबिक, ठीक है। और बस आप इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप डायरेक्ट नहीं कोर्स परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सभी बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, जेट के लिए अलग बैच है, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए अलग अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए अलग बैच है, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हर जगह के असिस्टेंट प्रोफेसर की भी क्लास आपको मिल जाएगी। सारी क्लासेस आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित मिल जाएगी। तो आप लोग एक बार अगर जो किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।